हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा यूपीपीसीएस के मेंस का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसे आगे बढ़ाते हैं और आज फिर दोबारा एक क्वेश्चंस को हम लेके चलते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डे बाय डे जो हम आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन डालते हैं वो सारे मिल जाएंगे, और उसके बाद जो उसका मॉडल आंसर डाला जाता है वो सारा भी आपका वहाँ अवेलेबल रहेगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर इस रिलेटेड उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन फिर यहाँ देख सकते हैं। तो पहले आप खुद लिखने का ट्राई कीजिए एंड देन इसके डिस्कस को देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है जो आपका डे 9 का है कि भाई जो इम्पोर्टेंट म्यूजियम है, उत्तर प्रदेश के जो म्यूजियम हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट म्यूजियम हैं, संग्रहालय हैं, और फिर उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके ऊपर आज हमें बात करनी है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो क्योंकि हमारे उसमें जो आपका अगर आप देखें तो क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री का जो है सिलेबस है यूपी जो आपका पेपर 5 में अगर इसमें देखते हैं तो आर्कियोलॉजी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया गया है, म्यूजियम के बारे में भी डिस्कशन किया गया है, आर्काई के बारे में भी डिस्कशन किया गया है। ये सब ऑलरेडी हमारे जो सिलेबस हैं उसमें मेंशन हैं। तो क्योंकि ये सब चीज़ हमारे सिलेबस में मेंशन है तो इसका मतलब इनके ऊपर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए हम इसको एक बार जरूर सारे टॉपिकों को जो भी हमारे सिलेबस में है उसके ऊपर एक या दो क्वेश्चंस जो भी प्रोबेबल हो सकते हैं उस पर हम डिस्कशन करते चल रहे हैं, ताकि हमारा जो भी टॉपिक हो उसको एक कंप्लीट कवरेज मिले। इसके साथ साथ इसमें हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट जो है वो यूपी स्पेसिफिक हो, उसका जो है जनरल आंसर ना दिया जाए, कंप्लीट यूपी के कंटेक्स्ट में ही आंसर दिया जाए, तभी हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो हम महत्वपूर्ण संग्रहालय की बात करेंगे और संग्रहालयों से चल के आगे उनकी विशेषताएं बताएंगे। जब संग्रहालय की बात करेंगे तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई संग्रहालय है तो उसके बैकग्राउंड में जाएं तो हम जो है, अब क्योंकि कौन कौन से संग्रहालय हैं तो मुख्य भाग में करेंगे, लेके हम आगे चलेंगे ही, तो उसके बारे में तो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो बेटर है कि हम ये देखें कि जो संग्रहालय है हमारा उन्हें मैनेज कैसे करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था एक पुरातत्व निदेशालय जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइटों को प्रिजर्व करता था, इसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर में जाते हो तुम उत्तर प्रदेश की तो उसके अंदर दूसरा आपका जो है एक और इंस्टीट्यूशन आता है, और वो है डायरेक्टरेट ऑफ म्यूजियम मैनेजमेंट। तो संग्रहालय प्रबंधक जो निदेशालय है वो भी इसके अंदर आता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएं तो उत्तर प्रदेश का जो कल्चर डिपार्टमेंट है इसके अंदर आपके दो हैं। एक तो आपका पुरातत्विक निदेशालय है जो आपकी आर्कियोलॉजिकल साइटों को देखता है, जितनी भी आपकी जो है पुरानी साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देखता है, और दूसरा एक और संस्थान है म्यूजियम मैनेजमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ म्यूजियम मैनेजमेंट, जो म्यूजियम को देखता है। तो हमारी संस्कृति मिनिस्ट्री के अंदर दो तरह के संस्थान हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो आपका जो है पुरातत्विक निदेशालय है और एक आपका संग्रह जो आपका संग्राहक है म्यूजियम है उसका निदेशालय है। तो ये म्यूजियम को मैनेज करता है और जो दूसरा है वो पुरातत्विक सिस्टम को मैनेज करता है, उनके संग्रह उसको देखता है, प्रिजर्व को। तो दो अलग अलग संस्थान हैं और ये दोनों आपके जो हैं संस्कृति मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसी को हम जो है एक आधार बना सकते हैं और इसी के बेस पर इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर हम लेके चलें इस तरीके से तो हम ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में संग्रहालयों का एक अच्छा विकास हो, उनका सही से नियंत्रण हो और वह अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो, इसको ध्यान में रखते हुए 2002 में, ठीक है, आपका एक डायरेक्टरेट ऑफ म्यूजियम मैनेजमेंट क्या वो इस्टेब्लिश किया जाता है, जो जितने भी आपके संग्रहालय हैं म्यूजियम हैं उनको बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सके। इससे पहले ये सिस्टम
पूर्णतः आपका संस्कृति निदेशालय के अंदर आता था। मतलब संस्कृति निदेशालय जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री थी वो सीधा सीधा देखता था, लेकिन अब कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एक अलग से संग्रहालय मैनेजमेंट या प्रबंधक करने वाला एक अदर्स एक निदेशालय बनाया गया। और ये कब किया गया? ये 2002 में किया गया। वर्तमान में अगर आप देखें तो राज्य में 13 आपके राजकीय संग्रहालय हैं, और इन 13 राजकीय संग्रहालय में से 4 आपके ऐसे संग्रहालय हैं जो अभी बनने लग रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं, प्रस्तावित हैं, इनके ऊपर काम चल रहा है। तो ओवरऑल आपके 13 राजकीय संग्रहालय, जो संग्रहालय प्रबंधक डायरेक्टरेट है वो इसे मैनेज करता है, ये हम बता सकते हैं। और 2002 में ये आपका जो है जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था म्यूजियम को मैनेज करने के लिए, ये बनाया गया था। तो इस तरीके से आप जो है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में म्यूजियम के बारे में म्यूजियम के बारे में हम बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बताएंगे कि कौन से महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं, म्यूजियम है, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी आपको बताना होगा। तो कुछ इस तरीके से याद करेंगे हम जो है म्यूजियम को। भाई हर चीज का जो भी हम अब तक पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर चीज को जब हम उसे पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ डिस्कशन के साथ चीजें याद हो जानी चाहिए, तभी डिस्कशन का असली मजा है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएं। तो चीज़ों को मैं देखता हो गया आपकी जनरली हम किसी चीज़ से लिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इजी हो जाए, आसान हो जाए, और इजी वे में हमें बार बार बहुत ज़्यादा उसे जो है मेमोराइज ना करना पड़े। तो उसी कंटेक्स्ट में मैं चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ भी मैंने जब म्यूजियम के बारे में बातें लिखी हैं अलग अलग संग्रहालय में, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक बातें ही मेंशन की है जो आपको याद रखना आसान होगा। और उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप एक बार में ही आपको सारे संग्रहालय याद हो जाने हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसे। अब देखो, सबसे पहले आपका राजकीय संग्रहालय लखनऊ। राजकीय संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है, सबसे बड़ी बात, और पुराना संग्रहालय भी है। तो सबसे पहले ओवैसी बात है, कैपिटल है, लखनऊ में सबसे पुराना एक संग्रहालय बनाया गया और सबसे बड़ा संग्रहालय है, सबसे पुराना है। तो 1863 में ये संग्रहालय आपका इस्टेब्लिश होता है और एक बड़ा संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय। ठीक है, लखनऊ। अब अगर लखनऊ में कोई संग्रहालय होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये आपको खुद समझना चाहिए। तो 2-3 चीजें इस संग्रहालय में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस संग्रहालय में लखनऊ की जो समृद्ध संस्कृति है उसको, उस विरासत को उजागर करता है। मतलब जो संग्रहालय में क्या चीज रखी गई होंगी लखनऊ में, जो लखनऊ की संस्कृति है उससे रिलेटेड जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश होगी। तो इस वाली चीज में अगर आप देखें तो इसमें ना भारतीय मूर्ति कला आपको देखने को मिलती है, भारतीय मूर्ति कला देखने को मिलती है। जो लखनऊ वाला, अवध वाला एरिया है, इस वाले एरिया में अगर आप देखें तो 2-3 चीजों को बड़ा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे अवध वाले एरिया में। मतलब पूरा अवध की संस्कृति को समाहित करेगा एक तरीके से। अवध की संस्कृति को अगर समाहित करेगा तो 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नवाबों से इसका लिंक जरूर होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अयोध्या वाला रीजन है, इस वाला रीजन है, तो इस वाले रीजन को आप कहीं ना कहीं आपके जो आपका हिंदू धर्म की जो है मूर्तियां हैं, या बुद्ध और या आपका जैन, इनसे भी आप लिंक कर सकते हैं। तो एक तो ये वाला सिस्टम हो गया जो आपका हिंदू धर्म, बुद्ध और जैन से लिंक होता है, और एक आपका नवाबों वाला सिस्टम हो गया। इन 2 तरीके से आपको पूरे अवध की संस्कृति को कहीं ना कहीं समाहित करता है। तो इसमें हम यही लिखेंगे कि हमारे पास पहले भारतीय हिंदू मूर्ति कलाएं, हिंदू मूर्ति कला लिख सकते हो आप, हिंदू मूर्ति कलाएं, जैन कला और बुद्ध से रिलेटेड अवशेष मिलते हैं, साथ में नवाबी कला और नवाब से रिलेटेड आपके सिक्के मिलते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने और दे रखी कि मिस्र के कुछ प्राचीन सामग्री भी मिलती है। तो जो नवाब हैं आपके पिछले, उनके जो है मिस्र से कोई लिंक रहे होंगे, आई डोंट नो, मुझे ज्यादा इसका आइडिया नहीं, रहे होंगे, लेकिन हम इसे याद कर लेते हैं इस कंटेक्स्ट में कि भाई क्योंकि जो नवाब लोग हैं भाई शौकीन तो होते ही हैं, बाहर से चीजें आयात भी करते होंगे, तो हो सकता है कि भाई इजिप्ट से उनके काफी अच्छे संबंध रहे हों, तो वहां से चीजें लेते होंगे, तो यहाँ सामग्री शायद इस लिंक से रखी हुई होंगी। ज्यादा इसके उसमें जाने का, निटी गिटी में जाने का मेरा कोई पर्पज नहीं है, जाना भी नहीं चाहिए।
हमें समझ में आ गया नवाब, नवाब से लिंक मिस्र, दो जगह की आपकी वे मिल गए, और साथ साथ में हिंदू संस्कृति में जैन, बुद्ध और हिंदू की प्रतिमाएं, मूर्तियां, कला, ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है जो पूरी अवध की संस्कृति या उसके विरासत को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है संग्रहालय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डन। तो पहली चीज आपकी ये होगी, इसमें हमने 2 पॉइंट बता दिए कि ये संग्रहालय है और इसकी ये विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला भवन वाराणसी, भारतीय कला भवन वाराणसी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट संग्रहालय, दूसरा बड़ा संग्रहालय आप इसे कह सकते हैं, फेमस संग्रहालय है। ठीक है, ये पुराने भी हैं, बड़े भी हैं, इंपॉर्टेंस इनकी ज्यादा है, उसी कंटेक्स्ट में मैंने इसे रखा है। तो जो भारतीय कला भवन है वाराणसी से, तो ओवैसी सी बात है इसमें भी हम कहीं ना कहीं वाराणसी से लिंक आ गया। अगर वाराणसी में है ये भारत कला भवन, तो ओवैसी सी बात है इसमें 3-4 चीजें तो आपकी पक्की होनी है। एक तो इसमें वही हिंदू संस्कृति वाला आपका काफी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदू संस्कृति वाली चीजें देखने को मिलेंगी, उससे रिलेटेड मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ इसमें बनारस, वाराणसी है, बनारस से लिंक मिलेगा, तो बनारसी साड़ियां या बनारसी कपड़े से रिलेटेड जो संस्कृति है, इतिहास है, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पहले आपका मिनिएचर पेंटिंग बनती थी, पहले बड़ी पेंटिंग बनती थी, फिर आपका लेटर ऑन मुगल टाइम के टाइम में छोटी पेंटिंग बनने लगी, छोटे साइज में मिनिएचर पेंटिंग जिन्हें हम कहते थे। तो मुगल काल की और उसी तरह के साथ साथ में आपके जो और आप क्षेत्र वाले जो दूसरे क्षेत्र होते थे उनसे रिलेटेड भी पेंटिंग आपकी जो है चित्रकला यहाँ देखने को मिलती है। तो जनरली ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसे हमें इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें याद रखना है कि देखो यहाँ, और क्योंकि जब वाराणसी है तो पांडुलिपियां तो होंगी ही, पुरानी पांडुलिपियां होंगी वाराणसी में, पक्की बात है। बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी होंगी वाराणसी है अगर, बिल्कुल होंगी। मैंने बताया मुगल को याद रखो इसमें कि वाराणसी में या मुगल का मिनिएचर आपका रखा गया है, और साथ साथ में गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी जो इसी तरह के मिनिएचर चित्र थे, क्योंकि पहले जो मिनिएचर पेंटिंग जो है मुगलों से चली थी, लेकिन फिर राजस्थान, गुजरात वाले एरिया में वो फैली, तो उसका एक बड़ा संग्रह आपको वाराणसी में देखने को मिलता है। तो ये आपका जो है इस तरीके से ये मुगलों से भी लिंक होता है, और उधर आपका बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म की मूर्ति कलाएं से आपका लिंक होता है, पांडुलिपियों से लिंक होगा ही वाराणसी का, ओवैसी बात है। और इसके साथ साथ आपका जो बनारस में आपके वस्त्र का काम होता था वो इंपॉर्टेंट है। और एक 1ली शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बहुत सारी कांस्य की मूर्तियां यहां देखने को मिलती हैं, ये भी वाराणसी के संग्रहालय में इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 1 ईस्वी से 15वीं ईस्वी तक के बहुत सारी कांस्य की मूर्तियां ये मिलती हैं, जैसे आपकी जो है अब तो यक्षिनी की भी मूर्तियां मिलती हैं, कुछ बुद्ध के कांस्य की मूर्तियां मिलती हैं। तो बहुत सारे कांस्य की मूर्तियां जो 1 BC से लेके 15वीं BC तक है, तो काफी बड़ा इनके पास संग्रहालय है, संग्रह है एक तरीके से कांस्य की मूर्ति का। तो बनारस में ये 3-4 चीजें हमें समझनी है कि भैया अभी जो कांस्य की मूर्ति हैं ये या तो बौद्ध धर्म से लिंक है ज्यादातर, या हिंदू धर्म से आपकी लिंक है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड बहुत सारी कांस्य की मूर्तियां, पांडुलिपियां, और उसके बाद चित्रकला। और चित्रकला पहले तो मुगल की मिनिएचर चित्रकला, और उसके बाद जो रीजनल क्षेत्रों में फैली, जब मुगलों के यहाँ से खत्म हो गया औरंगजेब के टाइम में चित्रकला, तो वो वही मिनिएचर की पेंटिंग आपकी जो है राजस्थान, गुजरात जैसे, और या पहाड़ी जो एरिया है आपका गढ़वाल वाला एरिया, इधर इस तरफ आपका वो हो गई, और वहाँ की जो पेंटिंग बनी होगी वो इसमें संग्रहित की गई है। तो इस तरीके से वाराणसी का जो आपका संग्रहालय है वो भी इंपॉर्टेंट इस तरीके से आपका हो जाता है। 3-4 चीजें हम इजिली याद रख सकते हैं, और ये आपका वाराणसी में होगा ही, हम इजिली लिंक भी कर सकते हैं। डन, ये इसकी विशेषता आ गई। तीसरी बात आप करते हैं कि भाई प्रयागराज संग्रहालय। अब इसके बाद प्रयागराज संग्रहालय जो है ना, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट संग्रहालय है। अब ये कहाँ है? ये आपका जो चंद्रशेखर पार्क परिसर है उसी में ये आपका संग्रहालय है, और 1931 में ये संग्रहालय बना था, और ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में जो प्रयाग संग्रहालय ना, ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक है सीधा सीधा, ठीक है, जो हमारी देश की आज़ादी वाला सिस्टम चल रहा था उससे लिंक है। तो ये आपका चंद्रशेखर आजाद परिसर में ही है। पहली बात तो सीधा क्रांतिकारी जो हमारे थे
देश की आज़ादी में उनसे लिंक हो गया है, उसी परिसर में है। और इसमें उसी तरह के जो आपके उस टाइम मॉडर्न हिस्ट्री के जो ऐतिहासिक तथ्य चल रहे थे उसी से रिलेटेड है। तो मुख्यतः इसमें दो चीज, एक आपके महात्मा गांधी जी और एक आपका जवाहरलाल नेहरू से आधारित जो भी आपकी बहुत सारी वस्तुएं, उनके छायाचित्र, उनसे रिलेटेड आपकी बहुत सारी जो भी घटनाएं होंगी उस पर रिलेटेड जो भी आपके जो है वो बनाई गई होंगी, या उससे रिलेटेड जो भी आपकी वस्तु होंगी वे सब आपको लिखी वो इसमें रखी गई हैं। तो एक तरीके से जो मॉडर्न हिस्ट्री है हमारा आधुनिक भारत से रिलेटेड और मुख्यतः महात्मा गांधी और नेहरू से रिलेटेड साक्ष्य, चित्रकलाएं या उनकी प्राचीन जो भी सिस्टम होंगे, सामग्री होगी, उसी का जो है एक तरीके से संकलन यहाँ देखने को मिलता है। तो प्रयागराज एक तरीके से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता है। अगला आ जाता है आपका सारनाथ संग्रहालय। अब सारनाथ संग्रहालय और इसी बात है सारनाथ में ही है। अब सारनाथ का संग्रहालय सारनाथ में है तो भाई सीधी सी बात है उसका मैक्सिमम चीजें बुद्ध वाली चीजों से लिंक रहा होगा, उसी को हमें यहां करना है। अब ये 1910 में इस्टेब्लिश हुआ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका जो है बनाया गया। और क्योंकि यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ सारनाथ में खुदाई की गई थी और फिर उसके बेसिस पे बहुत सारी सामग्री मिली और उस सामग्री को यहाँ संरक्षित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें 5वीं शताब्दी की एक ध्यान में मुद्रा में जो आपकी बुद्ध की मूर्ति है वो बड़ी बुद्ध की मूर्ति यहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो जो भी हमारा बुद्ध की एक मूर्तियां यहाँ मिलेगी, वो इसी बात है सारनाथ है तो बुद्ध की मूर्ति मिली होगी खुदाई वगैरह में, तो एक जो है मेडिटेशन वाले उसमें पोस्चर में बैठी हुई बुद्ध की मूर्ति है वो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जब बुद्ध वाला सिस्टम चला है तो वो कई जगह ऐसे खिंचा हुआ होगा, जैसे आपका देखोगे कि भाई बुद्ध वाला जो सिस्टम आपका इस पूरे सारनाथ में केवल आपका जो है लंबे टाइम से बुद्ध की कल्चर सारनाथ में चलती रही है, बुद्ध से लिंक रहा है लंबे समय तक। जैसे आपका जो है मौर्य काल के टाइम में, फिर आपका जो है कुषाण वाले टाइम में, गुप्त वाले टाइम में ये सब आ रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ आपका मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल की दुर्लभ मूर्तियां देखने को मिलती हैं। अब ये दुर्लभ मूर्तियां दो तरीके से हैं, एक तो मुख्यतः ज्यादातर मूर्तियां आपकी बुद्ध से ही लिंक है, जैसे आपका मेडिटेशन वाली एक मूर्ति इसमें देखने को मिली है। इसके अलावा दूसरी हिंदू मूर्तियां भी डेफिनेटली रही होंगी, लेकिन तीनों काल की मूर्तियां मिलती है और ये पूरा पूरा आप इसे बुद्ध से लिंक भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इस संग्रहालय की विशेष खास बात और है कि जो अशोक का स्तंभ है वो आपको पता ही है कि भाई सारनाथ में है, तो अशोक का स्तंभ से जुड़ी हुई जो उसका लॉयन कैपिटल है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, उसका जो है एम्बलम वाला जो पूरा सिस्टम है उसके साथ वो भी यहाँ आपका जो है संरक्षित करके रखा गया है। तो ये तो आपका जो है सारनाथ के संग्रहालय में वैसे ही आपको इंपॉर्टेंट है ये वाला एम्बलम। तो ठीक, तो सीधा सीधा आप जो है इसको एम्बलम से जोड़ देते हैं और तीनों काल से, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल से बुद्ध और हिंदू संस्कृति से जोड़ के मूर्तियों से लिंक करके हम एक तरीके से सारनाथ संग्रहालय को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक थारू जनजाति संग्रहालय है। अब ये संग्रहालय मैंने क्यों लिया, डाइवर्स संग्रहालय लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं, हर तरह के एक एक संग्रहालय को ले लिया है, क्योंकि संग्रहालय तो 13 है, सारे संग्रहालय को तो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता क्वेश्चन के अंदर, तो डाइवर्स 5-7 संग्रहालय ले लीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे कुछ को ऐसे शॉर्ट में बताते हुए निकल जाएंगे। तो अब थारू जो आपका जनजाति संग्रहालय है वो इसीलिए लिया गया क्योंकि एक अलग डाइवर्स तरह का संग्रहालय दिखे, जनजातियों के लिए भी एक संग्रहालय बना हुआ है। तो ये पहला जनजाति संग्रहालय है उत्तर प्रदेश का, और बलरामपुर में जो है ये आपका थारू जनजाति से रिलेटेड जो उनकी कल्चर है, संस्कृति है, उसे प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय बनाया गया है। तो इस तरीके से हम इसे दिखा देंगे, उसकी परंपरा, जीवन शैली को दिखाता है ये। ठीक है, फिर एक राष्ट्रीय दलित स्मारक है, राष्ट्रीय दलित स्मारक नोएडा। अब राष्ट्रीय दलित स्मारक नोएडा ये एक नोएडा में स्थित है और दलित से रिलेटेड आपका है, जैसे हमने एक जनजातियों से रिलेटेड ले लिया, एक दलित से रिलेटेड है, तो हमने दलित से रिलेटेड भी एक जो है संग्रहालय ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है, सामाजिक समता, मानव जीवन की बात करें हैं और इसमें कुछ इस तरह की प्रतिमाएं दी हैं, जैसे रैदास की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा, जो दलितों के उत्थान के लिए काफी ज्यादा काम कर चुके हैं, उन्हीं सब की जो है मूर्तियां इसमें लगाई हुई है। और इस तरीके से दलितों के उत्थान और सामाजिक समानता को रिप्रेजेंट करने वाला एक आपका ये संग्रहालय है, ये भी इंपॉर्टेंट इस तरीके से आप हो जाते हैं। अब इसके अलावा जब यहाँ ये सारी चीजें खत्म हो गई तो इसके बाद बात चलती है भाई कुछ और संग्रहालय हम चाहें तो हम इसे इसका कंक्लूजन अब बनाना चाहें
तो या तो कुछ और जो संग्रहालय है उसे शॉर्ट में लिख के कंक्लूजन ऐसे ही बना सकते हैं, या कंक्लूजन से पहले एक 2-3 लाइन में और 2-3 संग्रहालय के बारे में भी शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं देखो भाई इसके अलावा भी बहुत संग्रहालय हैं, जैसे एक कुशीनगर में बुद्ध संग्रहालय है, ठीक है, हमने सारनाथ का तो पढ़ लिया, लेकिन कुशीनगर में भी एक बुद्ध संग्रहालय है। तो कुशीनगर का बुद्ध संग्रहालय भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। वहीं मथुरा का राजकीय संग्रहालय आपका जो प्राचीन मूर्तियां मिली हैं जैन धर्म से उससे ज़्यादा लिंकिंग है। वहीं आपका गोरखपुर का रेल संग्रहालय जो उत्तरी भारतीय रेलवे का डेवलपमेंट हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक संग्रहालय है। वहीं आगरा का जो ताज संग्रहालय है वो कहीं ना कहीं आपकी पुराने जो है इसको दिखाता है। और अयोध्या का तुलसी स्मारक भगल संग्रहालय है जो अयोध्या में तुलसी जो कवि थे उससे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन देता है। तो इसमें से 2-3 आप उठा के और लिख सकते हैं कि भाई इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय भी हैं, तो छोटे छोटे कि भाई इसका इससे लिंक है, इसका इससे लिंक है, 2-3 संग्रहालय आप और लिख दीजिए ताकि एक संपूर्णता वाली बात आ जाए। या इसे चाहे तो हम इसे ही कंक्लूजन भी बना सकते हैं, नहीं चाहे तो इससे आगे एक कंक्लूजन बना सकते हैं जिसमें हम ये दिखा दें कि जो संग्रहालय है उसकी महत्ता क्या होती है हमारे लिए, हमारी संस्कृति में संग्रहालय की महत्ता क्या है, वही हमारा तरह एक तरीके से निष्कर्ष बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो जो संग्रहालय है वो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक विरासत के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वो करेगा, हमारी संस्कृति को बचाएगा, हमारी धरोहर को बचाएगा, हमारे पुरातात्विक जो विरासत है उसको भी संरक्षित करने का काम करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं करेगा, इसके साथ साथ इससे आम जनता में अपनी संस्कृति को प्रदर्शित किया जा सकता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी गौरवपूर्ण रही है। आम जनता को इसके प्रति अवेयर किया जा सकता है ताकि अपनी संस्कृति पर जो यूथ है वो गर्व कर सके। और साथ साथ में इसको जो है शिक्षा के लिए और आगे फर्दर रिसर्च के लिए भी संग्रहालय में रखे हुए चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे नई रिसर्च, नए नवाचार आप कर सकते हैं आगे वाले टाइम में। तो इस तरीके से संग्रहालय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसको मेंशन करके हम जो है इसका कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप आंसर राइटिंग करते रहिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर दोबारा आपके सामने आते हैं। चलो।